सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो फाइनली कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया आप लोगों ने? अच्छा, रिजल्ट इम्प्रूव हुआ पिछली बार से? अरे वाह। सो बस इसी इम्प्रूवमेंट को और आगे कंटिन्यू करना है, और धीरे धीरे टाइम के साथ और प्रैक्टिस के साथ चीज़ें इजी लगने लगेगी। जो चीज़ें पहले डिफ़िकल्ट लगती थी, थोड़े दिनों बाद वो चीज़ें भी इजी लगेगी, क्योंकि आगे और डिफ़िकल्ट चीज़ें आएगी। तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं तो बहुत ईजी थी कंपैरेटिवली। तो ऐसे ही धीरे-धीरे करके आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी, नए बेंचमार्क हम लोग सेटअप करते रहेंगे। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स तो रैंकिंग में, रिज़ल्ट में आएँगे, किसी की रैंक इम्प्रूव हुई है, तो किसी की रैंक डेफ़िनिटली खराब हुई होगी। एक का गेन, दूसरे का लॉस, बट मेरे ख़्याल से ओवरऑल आपके कंसेप्ट के टर्म्स में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जो कि मैं अज़्यूम कर रहा हूँ हो रहा होगा। चलिए, कल डाउट क्लास में हम पेपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन शायद आ ही गया होगा, राइट? क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन दोनों आ गए होंगे। तो एक बार सॉल्यूशन सेट रेफ़र कर लेना, उसके बाद जो डाउट बचता है वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं हो हमेशा की तरह कि सारे क्वेश्चंस डाउट के लिए पूछ लो, ऐसा नहीं होगा। 10 टू 15% क्वेश्चंस में जेनुइनली डाउट होता है, वो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। अब वो जो भी डाउट है, अगर किसी को आंसर से रिलेटेड कोई डाउट है टेस्ट पेपर का, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। डाउट टाइमिंग्स, और याद रखना, डाउट टाइमिंग कब से कब तक है आपको पता है ना? 1 से 2 फिजिक्स का कल हमारा जो डाउट टाइमिंग है वो होगा 1 से 2। चलो, अब वापस से प्रोसीड करते हैं। इस वीक हम वेक्टर्स वगैरह कंप्लीट कर लेंगे। ये जो मैथमेटिकल टूल्स वाला पोर्शन है, होपफुली हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम एक्चुअल जो फिजिक्स है, काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, वो सब स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। चलिए, तो लास्ट टर्म के रिकैप से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्म पर हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर की। सबको याद आ रहा है पोजीशन वेक्टर का बेसिक मीनिंग? पोजीशन वेक्टर का बेसिक मीनिंग, वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को हम उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने बताया था पोजीशन वेक्टर से अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, या इन जनरल किसी भी इस टाइप के वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो वो होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थ्री डायमेंशन में भी हमने बताया था, वो भी रिवाइज करेंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एग्जाम्पल याद है? पार्क वाला एग्जाम्पल, ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, और बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का पोजीशन वेक्टर। जब ए दिखेगा बी को, तो ए को बी जहाँ पे दिखाई देगा, ए के रिस्पेक्ट में जो बी दिखाई देगा वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। डब्ल्यू आर टी हम फिजिक्स में बहुत बार यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू। डब्ल्यू आर टी मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, शॉर्ट में लिखा करेंगे। चलो, ये कंसेप्ट कवर अप हो गया था। क्वेश्चन हो गया था इसके ऊपर एक, थ्री डायमेंशन में, याद आ रहा है? थ्री डायमेंशन में कोई पॉइंट अगर है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे? उसका पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और उसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, बचपन में स्कूल में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा इस क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ। ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद इस पर ये क्वेश्चन भी हो गया था। अब आपको एक क्वेश्चन और करना है। ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन हमने लास्ट नंबर नहीं किया था, हमने यूनिट वेक्टर स्टार्ट किया था, ये सब चीज़ें हमें करनी थी। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब सबको पता है, एग्जैक्ट 2 मिनट दूंगा, 120 सेकेंड्स दूंगा, फिर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
देखो ये कंसेप्ट हम अभी बता रहे हैं, आगे काइनेमेटिक्स में भी यूज करेंगे, ठीक है? आगे काइनेमेटिक्स में भी यूज करेंगे, ये है कंसेप्ट। देखो हम समझाते हैं कैसे, और ये क्या है इसका मीनिंग वो भी हम देखते हैं। सपोज हम एक नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलो नॉर्मल एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल के मोशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सिंपल सी बात है, एक्स वाई प्लेन में ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और एक पार्टिकल था इनिशियली, मान लो था वो ए पर। ये देखो ये ए पर था, पहले वो था ए पर, उसके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1। मैं 2 डायमेंशन में बता रहा हूँ, वही चीज़ 3 डायमेंशन में भी होगी। चाहो तो आप 3 डायमेंशन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 डायमेंशन भी सेम एप्लीकेबल होगा। मैं 2 डायमेंशन में बता रहा हूँ। पहले वो था x1 कॉमा y1 पर, चलो 3 डायमेंशन में ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, एक z1 ही तो लिखना है। ठीक है, थर्ड एक्सिस भी होगी z एक्सिस, जो कि इस डायग्राम में आपको दिख नहीं रही होगी। ठीक है, एक पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है x1 y1 z1। मान लो वो मूव करके नए पोजीशन पर आता है, पोजीशन बी। मतलब एक पार्टिकल था जो ए से स्टार्ट करता है, और ए से स्टार्ट होके कहाँ आता है, वो बी पर आता है, वो ऐसे आया। तो ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर क्या होंगे, उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर। ये देखो, ओ ए वेक्टर क्या होगा, उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये क्या होगा, उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर। और मुझे बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट तो होता है इनिशियल से फाइनल, ये है ना उसका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वो ए से बी आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो ए बी वेक्टर है। क्या आपको ट्रायंगल लॉ लगता हुआ दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है ट्रायंगल, आप लोगों का पता नहीं, मुझे तो दिख रहा है ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो यहाँ से ए बी वेक्टर कितना होगा? पर मुझे बताओ, ये जो फॉर्मूला आया है इसमें ये क्या है? ये तो डिस्प्लेसमेंट है। और ओ बी वेक्टर क्या है? ओ बी वेक्टर है फाइनल पोजीशन वेक्टर। और ये क्या है, ओ ए वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मुझे बताओ पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है? ये देखो, बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2i + 3j माइनस के। और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये रहा, 3i + j + 4k। अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, माइनस कर लोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ये वेक्टर फॉर्म में है। और अगर किसी ने आपसे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा तो क्या करोगे? बताओ, √(x², y², z²। 25 + 9 + 1 30, √(30)। ये तो वैसे भी डिस्टेंस फॉर्मूला है दो पॉइंट्स के बीच में, है ना? वो तो आपको वैसे भी पता था, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। इसे नोट कर लिया जाए, इसे हाईलाइट भी कर देना। हम आगे जब वो पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, तब हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे, है ना, ये वाले वेक्टर फॉर्म के। डायरेक्शन नहीं निकालना का मतलब क्या है?
डायरेक्शन ये है तो सही, इसके अंदर डायरेक्शन इंक्लूडेड है ना। जब आई कैप जे कैप के कैप लिख रहा हूँ तो क्या डायरेक्शन नहीं होगी उसके पास? डायरेक्शन वैल्यू दोनों है ना उसके पास, आई कैप जे कैप के कैप का मतलब वैल्यू भी है रिक्वायर्ड, अप्रोप्रिएट वैल्यू भी है, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन भी है ना, दोनों चीजें हैं उसके अंदर। वरना आई कैप जे कैप के कैप लिखता ही क्यों? डायरेक्शन भी तो बता रहा हूँ मैं, कौन सी डायरेक्शन में कितना जाना है। तो इसके पास सब कुछ है, जो होना चाहिए था इसके पास वो सब कुछ है। ठीक है। पोजीशन वेक्टर की फर्स्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स पर। दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे बताओ? दो वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जब उनकी वैल्यू भी सेम हो, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। याद करो, हमने बहुत पहले पढ़ा था। याद है, ए बी वेक्टर और ए प्राइम बी प्राइम इक्वल होंगे जब उनकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों सेम हो। अब अगर मैं वेक्टर्स को इस फॉर्म में लिखता हूँ, देखो आज मैंने वेक्टर्स को किस फॉर्म में लिखा है, आज मैंने वेक्टर्स को एक नए फॉर्म में लिखा है, ये जो अपन एक दो दिन से पढ़ रहे हैं, ये वाला फॉर्म। तो अगर इस फॉर्म में आपसे कहा जाए कि दो वेक्टर्स इक्वल हैं, अगर कोई आपसे बोलता है कि ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं, तो ऐसा कब होगा? इस फॉर्म में ये दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? इस फॉर्म में ये दो वेक्टर्स इक्वल जब होंगे जब उनके रिस्पेक्टिव एक्स कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हो। मतलब ये देखो, रिस्पेक्टिव एक्स कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हो, पर इतना जरूरी नहीं है, वाई भी इक्वल होने चाहिए आपस में, और जेड वाले भी आपस में इक्वल आने चाहिए। मतलब ये जो जेड वाले, सॉरी, ये जो जेड वाला है, तीनों में से एक भी अलग हो गया तो वेक्टर अलग हो जाएंगे। तो तीनों के रिस्पेक्टिव एक्स वाई और जेड कंपोनेंट इंडिविजुअली अलग अलग सेम होने चाहिए। इसे भी नोट कर लिया जाए इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के नाम से। चलिए अब इसके बाद, अच्छा ऊपर का रह गया, आपका क्या रह गया था? ये रह गया था। ये जल्दी जल्दी फोटो लिया करो।
ये कैप लगाना था ना, मैंने यहाँ पे ये वेक्टर का साइन लगाया है। ये यहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये वेक्टर नहीं है, ये कैप लगेंगे ना। वो तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत माइनर एडजस्टमेंट अपने लाइफ में कर ही लिया होगा। ये कैप लगने थे, किसी ने वेक्टर तो नहीं लगाया ना। यहाँ बाकी सब वेक्टर लगेंगे, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, आई कैप, जे कैप, के कैप लगेंगे, वो सब लोगों ने एडजस्ट कर ही लिया होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। आ ही गया सब लोगों का आंसर। 2 = XY, 4 = X और 1 = YZ। आगे मेरे हेल्प की जरूरत तो नहीं है, 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, फाइंड X, Y एंड Z, जो मैं सॉल्व नहीं करूंगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब आप लोगों को मैं इंडिपेंडेंट बनाऊंगा धीरे धीरे, आप लोग आगे तो कर ही सकते हो। X4, Y1/2, Z, जो भी आ रहा हो देख लेना। सब लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, इसमें भी सॉल्व कर ही लेना अपनी तरफ से, देख लेना जो भी आंसर आता है फाइनली। ये आंसर है, लो मैं कर देता हूँ सॉल्व। आप लोग ऐसा नहीं लगे कि सर ने सॉल्व नहीं किया, ये लो मैजिक कर दिया मैंने सॉल्व। ये शायद ये प्लस आएगा ना, अभी ठीक है। XY = 2, X4, इसको रखो तो Y1/2, Y1/2 तो Z2, ये मैंने माइनस लिखा, ये प्लस आएगा। बस बाकी सब सही है अपनी तरफ। ये छोटी सी टी शर्ट पहन के कौन था जो बैठा हुआ है? बढ़िया, अच्छे से जब पढ़ाई करते हो तो रिसेप्टिव माइंड के साथ बैठा करो, प्रॉपर ड्रेस में, है ना, फुल शर्ट फुल पैंट में, अच्छे से प्रॉपरली बैठना है अपने को। ये अभी किसी का कैमरा ऑन था, हम देख रहे थे, बिल्कुल छोटी सी टी शर्ट में बैठा हुआ था, है ना। तो ऐसे पढ़ रहे हो अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपर अपैरल्स में, ऐसा कंडक्टिव एनवायरनमेंट में अपने को पढ़ना है। ठीक है, अगली बार से क्या करेंगे, अगली बार से नहीं तो क्या करेंगे, सबके कैमरा ऑन करवाएंगे। है, पता चला कोई सोफे पे लेटे लेटे पढ़ रहा है, कोई बिस्तर के अंदर नीचे घुस के पढ़ रहा है ना, तो वो हमें सब पता चलता रहेगा। कुछ लोग अंधेरे में पढ़ रहे हैं, किसी का शायद हमें दिख रहा है, कोई शायद अंधेरे में बैठ कर है पढ़ रहा है। तो ऐसा सब मत करा करो। ठीक है, अच्छे से एक बढ़िया, जैसे हम कैसे बैठे हैं, बिल्कुल प्रॉपर टेबल चेयर पर, है ना, प्रॉपर पॉस्चर में, कंप्लीट अच्छे से बैठा करो, कंडक्टिव एनवायरनमेंट लेकर वैसा। ठीक है, वो शर्ट उतार के पता नहीं कौन था छोटी टी शर्ट में बैठा हुआ था, ऐसे मत बैठा करो। चलो अब आगे, वेक्टरों का वेक्टर, यूनिट वेक्टर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का वेक्टर, याद तो होगा, नाम भी सुना ही होगा, पढ़ा हुआ है आप लोगों का, पिछली बार भी बताया था मैंने।
यूनिट वेक्टर का मतलब किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में एक ऐसा एरो जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो और जो सिर्फ उस वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग हो। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल बात है। मान लो कोई वेक्टर है जिसकी लेंथ है 25, तो उसके 25 इक्वल पार्ट कर दो। तो हर एक पार्ट क्या होगा? कोई भी एक पार्ट को देखो, वो उसका यूनिट वेक्टर होगा। मतलब वेक्टर को जब मैं उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो मुझे उसके उतने ही इक्वल पार्ट मिल जाएंगे और हर एक पार्ट होगा यूनिट वेक्टर। ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर व्हेन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर व्हेन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स अस यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये तो अपने को पता ही था। नोट कर चुके हो, दोबारा नोट मत करना। ये बस रिवाइज करा रहा हूँ। ये भी याद है आपको, यूनिट वेक्टर निकाला था, इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाला था हमने। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया था, तो ये यूनिट वेक्टर आया था। वैसे आज कैमरा ऑन कैसे हो रहे हैं? रोज तो कैमरा ऑन नहीं होते थे ना, रोज तो अपन वो वेबिनार वाली आईडी होती थी, है ना। आज क्या बात है, आज ये कैमरा ऑन हो रहे हैं तो मुझे सबकी असलियत पता चल रही है ना। आज मुझे आप लोगों की असलियत का पता चल गया कि आप लोग कैसे पढ़ाई करते हो बैठकर। और फिर इसीलिए मैं समझता हूँ आप लोगों को अब कुछ क्लियर क्यों नहीं होता है? जब ऐसे बैठ के पढ़ोगे तो क्लियर कैसे होगा कुछ भी? कुछ लोग पार्क में बैठे हुए ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग बेड में आराम से लेटे हुए ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है, वो कंडक्टिव इन्वायरमेंट नहीं होता है अच्छे से। फिर वो अपने को सिंसियर वे में बैठना है और आराम से जो कंसेप्ट बताए हैं उनको अपने को ग्रेस्प करते जाना है। अब आगे सुनो, आगे सुनो मत, आगे ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे। यूनिट वेक्टर के ही कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करके बताना है। टाइम मिलेगा एग्जैक्टली 2.5 मिनट, हाफ मिनट लिखने का, 2 मिनट सॉल्व करने के। 2.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करो जल्दी से ट्राई। आ ही गया सब लोगों का सही आंसर। मतलब मेहनत तो करना शुरू कर दी है काफ़ी लोगों ने। देखो हम करेंगे फिर भी सॉल्व।
देखो पहली बात तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन कैसी हो, ए वेक्टर के डायरेक्शन से सेम हो। एक काम करो, पहले मान लो ये ए वेक्टर है, ये क्वेश्चन में दिया है ए वेक्टर। चलो अब एक काम करते हैं, इसी के डायरेक्शन में पहले एक यूनिट वेक्टर निकालता हूँ। यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो उसके डायरेक्शन में? इसी के डायरेक्शन में मैं एक यूनिट वेक्टर निकालता हूँ पहले, बाकी का क्वेश्चन भूल जाओ। पहले मैं ए कैप निकालना चाहता हूँ, कैसे निकालेंगे? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। 2 4 1 divided by its magnitude is root of a square plus b square plus c square. रूट ऑफ 21। पर ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो अभी यूनिट वेक्टर आया है, दिख रहा है? ये अभी यूनिट वेक्टर आया है ए वेक्टर के डायरेक्शन में, मतलब इसकी लेंथ है 1 यूनिट। इसकी लेंथ है 1 यूनिट, और डायरेक्शन तो जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है वैसी डायरेक्शन है, बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन है 1 यूनिट की। मतलब डायरेक्शन बिल्कुल ए वेक्टर की और लेंथ है 1 यूनिट। पर हमको चाहिए 15 यूनिट की लेंथ का वेक्टर। बताओ कैसे बनाएंगे, अब हम 15 यूनिट कैसे बनाएंगे? बताओ जरा जल्दी से। इस वेक्टर को उठाकर 15 बार जोड़ देंगे, 15 बार एक के बाद एक 15 बार लगा दो, तो क्या मिल जाएगा? मैं लगानी हो 15 बार, 15 बार लगाने से आपको मिल जाएगा 15 a कैप। 15 a कैप जो कि हमारा आंसर होगा। तो बी वेक्टर जो हमें चाहिए था वो होगा 15 a कैप। 15 a कैप की वैल्यू कितनी होगी? लेंथ होगी 15, और डायरेक्शन क्या होगी? ए वेक्टर के डायरेक्शन से मैच करेगी। हो गया। देखो तो जरा, मैंने बहुत से लोगों ने मुझे गलत आंसर दिया है, कुछ अजीब अजीब सा आंसर दिया है। एक तो अजीब अजीब तरह से क्लास में बैठ के पढ़ाई करते हो हैं, पता नहीं कैसे कैसे कपड़े बैठ के पहन के क्लास में बैठ के पढ़ाई करते हो, ऊपर से फिर आंसर भी गलत देते हो। काफी लोगों ने सही भी दिया था वैसे। कुछ लोगों ने अजीब सा आंसर दिया था, 30 + 60 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था। यूनिट वेक्टर उन्होंने निकालना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि यूनिट वेक्टर निकाल के क्या करेंगे लाइफ में। ये आपका फाइनल आंसर है, इसे नोट कर लिया जाए। आओ अब हम एक क्वेश्चन और करें। ये ट्राई करो। डायरेक्टली 15 से डिवाइड। देखो पहले आपने जो मैंने आपको स्टेप बताया ना वो वापस से एब्जॉर्ब करो। किसी वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे 15 की लेंथ का वेक्टर निकालना है, तो पहले उस वेक्टर की डायरेक्शन में मैं यूनिट लेंथ का वेक्टर निकालूंगा, फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 2 स्टेप प्रोसेस आपको इस टाइप के हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 3 मिनट का टाइम दूंगा, 180 सेकेंड्स एग्जैक्टली आंसर का वेट करूंगा।
गुड, सब लोगों का आंसर लगभग लगभग सही आया है और आंसर है √3। देखो समझदार हो, समझ गए हो कि देखो दो यूनिट वेक्टर्स का सम भी एक यूनिट वेक्टर आ रहा है। ऐसा कब होगा बताओ? जैसे मान लो एक यूनिट वेक्टर है ए कैप और एक यूनिट वेक्टर है बी कैप, दोनों का सम सी कैप, वो भी एक अगर एक यूनिट वेक्टर तो था तो तभी हो सकता है। याद है 120 डिग्री वाला एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया था आपको? 120 डिग्री पर जब वेक्टर्स होते हैं, याद आ रहा है कुछ? अभी तो लेटेस्ट है इसलिए रिवाइज किया होगा। 120 डिग्री पर जब दो इक्वल वेक्टर होते हैं तो रिजल्ट भी उतना ही लेंथ का आता है। तो दो यूनिट वेक्टर अगर 120 डिग्री पर होंगे तो उनकी लेंथ, रिजल्टेंट की लेंथ भी 1 आएगी, वो भी यूनिट वेक्टर होगी। और आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालोगे? बताओ, फर्स्ट वेक्टर की लेंथ कितनी है? इसका मैग्नीट्यूड है 1। सेकंड वाले का भी 1 है। अच्छा, थीटा कितना है? दोनों के बीच में एंगल कितना है? एंगल निकल गया 120 डिग्री। कैसे निकाला 120 डिग्री? इस स्टेटमेंट से मैंने एंगल निकाल लिया। बस इतने स्टेटमेंट से ही मुझे एंगल समझ में आ गया 120 है। फिर डिफरेंस का फॉर्मूला याद है? डिफरेंस का फॉर्मूला होता था √A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा। कल परसों ही फॉर्मूला देखा था। सॉरी, माइनस आएगा ना यहाँ पे। हाँ, अब ठीक है। A² प्लस B² माइनस 2AB कॉस थीटा। डिफरेंस का फॉर्मूला याद है? यहाँ पे नेगेटिव आता था। और करो कॉस 120 माइनस 1/2, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? √3 यूनिट्स। अब होपफुली क्लियर हो गया होगा। वैसे तो काफ़ी लोगों ने आंसर दे ही दिया था। अब देखो, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ लिया वेक्टर का कैसे करते हैं। अब बारी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो इसमें पहला जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ स्केलर। मतलब जब मैं एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है। जैसे मान लो ए वेक्टर है और उसे मैं एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मान लो वो स्केलर पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब +2 +4 +5 वैसा स्केलर है। तो क्या हो जाएगा बताओ? तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा। नए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? सेम एज दैट ऑफ ए। जब मैं किसी वेक्टर को एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा जिसकी डायरेक्शन होगी सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर, पर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? के टाइम्स। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लो मेरे पास कोई वेक्टर था ए वेक्टर। बहुत लॉजिकल बात बताता हूँ। जैसे मान लो आपको एक वेक्टर दिया था मैंने ए वेक्टर। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 4a वेक्टर। अब ये बताओ 4a वेक्टर का मतलब क्या है? ए वेक्टर को 4 बार यूज करो। ए वेक्टर को 4 बार यूज करा होगा किसी ने। तो ये बताओ कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन तो सेम है एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर, पर मैग्नीट्यूड कितना है? 4 टाइम्स है। तो समझ में आ रहा है? स्केलर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बट वैल्यू उतने टाइम्स चेंज हो जाएगी। ठीक है? जैसे एग्जांपल, वो मल्टीप्लाई करना कैसे वो भी देख लो। एग्जाम्पल, जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा ए वेक्टर इतना है, कैप लगा लेना, कैप में लगा देता हूँ, ये है। तो बताओ 4a वेक्टर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4a वेक्टर। समझ में आता है? 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 इज अ पॉजिटिव स्केलर, ये रिजल्ट मिलेगा। लिखने से पहले समझ लो, लिखवा दूंगा। अच्छा, अगर मैं डिवीजन बाद में बताता हूँ, पहले ये पढ़ो चलो। के नेगेटिव होगा तो, के नेगेटिव हुआ तो, अरे भाई के नेगेटिव हुआ तो जल्दी बोलो ना। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? हाँ, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और बाकी सब वही जो भी अपन ने पढ़ा वैसा ही होगा सब कुछ, है ना? जैसे -3 से मल्टीप्लाई करा तो पहली बार डायरेक्शन चेंज करके फिर उस डायरेक्शन में 3 बार उस वेक्टर को कैरी फॉरवर्ड करते जाओ। अच्छा, सिमिलरली डिवीजन भी कर सकते हो स्केलर से। स्केलर से डिवीजन अलाउड है। स्केलर से डिवीजन का मतलब मल्टीप्लीकेशन विथ 1/k। सिंपल बात है ना। जैसे मान लो मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है। मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है तो उसका मतलब क्या होगा? 2 से डिवाइड करने का मतलब
1/2 से मल्टीप्लाई करना है। वही बात हुई ना, जैसे आप 2 से डिवाइड कर रहे हो उसका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -1/2 से, तो भी आपको पता है क्या होगा, फिर डायरेक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें हैं। वैसे होपफुली क्लियर होगा, ये बहुत ईज़ी था। इसे नोट कर लिया जाए। आओ अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बातें करें। ऑब्वियसली पढ़ाई से रिलेटेड, है ना? पढ़ाई से रिलेटेड ही करेंगे। तो आओ अब हम कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करें। और उसमें से अब हम लोग वेक्टरों का आपस में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। वेक्टर भी स्केलर हो गया, उसको भूल जाओ अब, है ना? जैसे अभी जो अपन ने पढ़ा वो हो गया, उसको भूल जाओ। अब अपन देखेंगे 2 वेक्टरों को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमारे पास 2 वेक्टर होते हैं, ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। और जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? वेक्टरों को आपस में मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं, दोनों अलग-अलग हैं। एक जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं? एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। देखो इन दोनों का रिज़ल्ट क्या आएगा, मैं आपको सिखा देता हूँ, पहले समझा देता हूँ, फिर अपन समझेंगे बाद में उसमें, नाम से बाद में देखेंगे। ये एक वेक्टर है और ये पिंक कलर वाला भी एक वेक्टर है। जब भी इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2 तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। पहला, जिसमें फाइनल रिजल्ट
जिसमें फाइनल रिजल्ट मिलता है स्केलर। क्या मिलता है फाइनल रिजल्ट? एक ऐसा जिसमें फाइनल रिजल्ट मिलता है स्केलर। ये देखो, ये स्केलर मिला, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। इसको हम बोलेंगे, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब अच्छा, इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब भी हमें इस तरह का प्रोडक्ट करना हो तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। तो सामने वाला देखकर समझ जाता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट। आगे मीनिंग और डिटेल में समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा टर्म्स याद करना शुरू करो। पहला प्रोडक्ट कौन सा है? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं बताओ? स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट मिल रहा है, देखो इस रिजल्ट को ध्यान से, कैसा है ये रिजल्ट? ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज किया जाता है। देखते से समझ जाएंगे कि अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है। दूसरा कौन सा होता है बताओ? दूसरा होता है जिसमें फाइनल रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा? जिसमें फाइनल रिजल्ट हमें वेक्टर मिलेगा। तो इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका? वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस से। तो डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। अभी इतना ही स्टोरी समझो, बाद में मैं कंसेप्चुअली और डिटेल में समझाऊंगा कब कौन सा यूज करना है, कब कौन सा, किसका मीनिंग क्या होता है, क्यों आए ऐसे दोनों अलग अलग प्रोडक्ट। पर अभी इतना याद रखो, पहले जो है स्टार्टर पैक, आपको इतना याद रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दूसरा, इसमें जो, इसी में सॉरी, इसी के अंदर आपको जो रिजल्ट मिलता है वो कैसा मिलता है? स्केलर मिलता है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको स्केलर मिलता है। दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस से। जब भी आपको वेक्टर प्रोडक्ट लेना हो, क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगी और फाइनल जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो वेक्टर मिलेगी। यहाँ तक ये बात समझ में आई थोड़ी सी? अब एक काम करो, पहले इसको हेडिंग लिख लो, फिर मैं एक एक करके आपको दोनों प्रोडक्ट सिखाऊंगा। पहले हेडिंग लिखेंगे, फिर आज हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, ये सिखाऊंगा मैं आज आपको। ठीक है, पहले ये हेडिंग लिख लो, टर्म्स लिख लो, फिर हम फर्स्ट टर्म देखेंगे आज। वैसे तो पढ़ के ही आए होंगे, मुझे पता है सब लोग एचसीवी पढ़ के आते हो, तो क्लियर तो वैसे ही हो जाता है। आओ अब मैं आपको सिखाऊं स्केलर प्रोडक्ट निकालने का तरीका। बस कंफ्यूज मत होना, पहले मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल सिखाता हूँ, फिर आपको सिखाऊंगा स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। देखो, स्टोरी समझते हैं इसके लिए अपन एक। स्टोरी पे ध्यान देना तभी आपको क्लियर होगा। मान लो एक बहुत हैवी ब्लॉक था, दिख रहा है ब्लॉक, हैवी सा ब्लॉक है। कहाँ रखा था? ए पर। आपको इसे शिफ्ट करके लाना है बी पर। ए पर एक हैवी सा ब्लॉक था, मैंने आपको काम दिया कि जाओ इसे शिफ्ट करके बी पर लाओ। तो आपने फोर्स लगाना शुरू करा। देखो फोर्स कहाँ लगाया आपने? यहाँ लगाया, किसी एंगल पर लगाया। जैसे आपने उसको रस्सी से बांधा, स्ट्रिंग से टाई करा और उसको खींच रहे हो, तो वो एंगल पे खींच रहे हो थोड़ा सा। पर ब्लॉक जाएगा कहाँ? ब्लॉक जाएगा आगे। देखो फोर्स कहाँ लगाया आपने बताओ? फोर्स लगाया आपने इधर। ब्लॉक कहाँ गया? ब्लॉक गया इधर। मान लो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है एस। आपको दो वेक्टर दिख रहे हैं अभी? अभी सब भूल जाओ, मैं सब हाइड कर देता हूँ।
गायब हो जा सिम-सिम। ये देखो सब गायब हो गया। सिर्फ़ जो देखना था आपको वही दिख रहा है। ये देखो, ये मैजिकल फ़ॉर्मूला है, गायब हो जा सिम-सिम से सब गायब हो गया देखो। जो देखना चाहिए था वही दिख रहा है आपको। ठीक है? एफ और एस। लगाया फ़ोर्स कहीं और, डिस्प्लेसमेंट हुआ कहीं और। मुझे बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? आपको पता है दोनों के टेल कंबाइन करो, कंबाइन करने के बाद यही एंगल होता है। अब मुझे बताओ कि इस केस में अब मुझे बताओ इस केस में इस फ़ोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट। थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट बताओ कितना होता है? एफ कॉस थीटा। ये देखो थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट कितना होता है? मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा। थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा, सो मैं ग्रीन में बना देता हूँ, ये देखो। समझ में आता है एफ कॉस थीटा? और दूसरा क्या होगा? ये परपेंडिकुलर वाला क्या होगा? एफ साइन थीटा। अब मुझे बताओ इसमें से कौन-सा वाला फ़ोर्स वर्क कर रहा है? फ़ोर्स का कौन-सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है? मैं पूछता हूँ, द नेशन वांट्स टू नो कि इस केस में फ़ोर्स का कौन-सा कंपोनेंट है जो आपको वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, एफ कॉस थीटा। क्योंकि वही तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। इफेक्टिवली काम तो वही कर रहा है। तो वर्क डन को आप कैसे डिफाइन करोगे? वर्क डन हो जाएगा एफ का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? एफ कॉस थीटा इनटू एस। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है इनटू एस। अब जरा पढ़ो। हमें करना क्या है? जब भी हमें 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर आप डिस्प्लेसमेंट मान लो चलो, फर्स्ट वेक्टर आप डिस्प्लेसमेंट मान लो। मैं इसको ऑर्डर चेंज करके लिख देता हूँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? एस इंटू एफ कॉस थीटा, कन्फ्यूज़ मत होना, ये दोनों एक ही बात होगी। ऐसा भी तो लिख सकता हूँ एस इंटू एफ कॉस थीटा, कोई अलग थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है? कुछ समझ नहीं आया? बताओ क्या समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं, हम समझाएँगे, हम हेल्प करेंगे आपकी। हम करेंगे आपकी हेल्प, बताओ, क्या समझ नहीं आया? हाँ, कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ में क्या नहीं समझ में आया? हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको ये इंजीनियर बनने में जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करेंगे। पर ये तो बताना पड़ेगा ना कुछ में क्या आता है? कुछ में नहीं समझ में आया मतलब क्या समझ में नहीं आया? अच्छा कितने लोगों को समझ में नहीं आया? अभी तक की स्टोरी कितने लोगों को समझ में नहीं आई? ये समझ में नहीं आया एफ कॉस थीटा किसको बोलते हैं? वर्क डन की इक्वेशन, वर्क डन बचपन में जब आप छोटे होते हो जब वर्क डन, बचपन में जब छोटे होते हो, याद करो बचपन के दिन। जब बहुत छोटे होते हो बचपन में स्कूल जाते हो, स्कूल में टीचर आपको सिखाते हैं वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में फोर्स है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, आपका वर्क डन कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और अब 11th क्लास में हमने क्या करा? फोर्स को लगाया एंगल पर, तो पूरा फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। उस फोर्स का थोड़ा-सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है। कौन-सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है? जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। वेक्टर रिज़ॉल्व करना आता है सबको? याद करो, वेक्टर रिज़ॉल्व करना मैंने आप लोग को सिखाया है। वेक्टर रिज़ॉल्व कैसे करते हैं आपको याद है? थीटा के साथ लगा हुआ कॉस थीटा। क्या है सर, मेरा भी क्वेश्चन था कि फ़ोर्स तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में लग रहा है, उसके कंपोनेंट में फ़ोर्स लग रहा है, ये बात बैठ नहीं रही। अरे भई, वेक्टर को 2 कंपोनेंट में रिज़ॉल्व करने का एक तरीका ही तो समझाया था। अगर फ़ोर्स लगा रहे हो इधर, इसका मतलब ये फ़ोर्स 2 फ़ोर्स से मिलके बना है। एक लग रहा है आगे और एक लग रहा है ऊपर। इन दोनों को मिला दोगे, तो इन दोनों को मिलाकर ये फ़ोर्स नहीं बन जाएगा? अरे बड़े ही दुष्ट हो आप लोग। इतने दुष्ट मैंने आज तक कभी किसी दुष्ट बैच से मेरा पाला तो कभी नहीं पड़ा है इतना। पर बड़े ही दुष्ट हो, ये बात तो मानना पड़ेगी आपको भी। एक तो क्या है पूरे कपड़े पहन के बैठते नहीं हो ना पढ़ाई करने के लिए। वो आधे-आधे कपड़े पहन के बैठे रहते हो क्लास में, मैं देखा ना कैमरा होता है और फिर समझ में भी आधा ही आता है, जितने कपड़े पहनते हो उतना समझ में आता है। ठीक है? तो इसीलिए दिक्कत हो रही है ये।
कल से अच्छे से बैठा करो क्लास में पढ़ाई करने के लिए, सब समझ में आएगा। ज़ेड डायरेक्शन भूल जाओ, अभी हम 2 डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, याद करो हमने बताया था, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि हम लोग अभी फिज़िक्स में सिर्फ़ 2 डायरेक्शन पर फ़ोकस करेंगे, एक्स और वाई। पहले उसकी प्रैक्टिस कर लो, 12th में वेक्टर्स में आपको थर्ड डायरेक्शन भी सिखाई जाएगी। अभी आप मान के चलो 2 डायरेक्शन में फ़ोर्स लग रहा है, ठीक है? एक फ़ोर्स इधर लग रहा है, एक फ़ोर्स इधर लग रहा है, दोनों जब मिल बैठेंगे ये 2 यार तो क्या होगा बताओ? ये ओरिजिनल फ़ोर्स बन जाएगा और ओरिजिनल फ़ोर्स के 2 कंपोनेंट, एक होता है एक्स कंपोनेंट, एक होता है वाई कंपोनेंट, इसको याद कर लो। देखो सिंपल बात है, जिसको फिज़िक्स समझ में नहीं आता, उसे फिज़िक्स याद कर लेना चाहिए। फिज़िक्स 2 ही तरह से सीखा जा सकता है। एक तो कंसेप्चुअली सब समझ में आ जाए, कुछ याद ना करना पड़े। दूसरा कंसेप्चुअली कुछ समझ में ना आए, सब याद करना पड़े। फिज़िक्स पढ़ने के 2 ही तरीके हैं। अब बताओ, और हाँ, ध्यान रहे, समझ में तभी आएगा जब कपड़े पूरे पहनोगे। ऐसे आधे-अधूरे कपड़े पहन के बैठोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब समझ में आया? फ़ोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक दिन ना इस क्लास में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रखेंगे। ये आइडिया बिल्कुल फिट बैठा। किसी दिन जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा ना, जिस दिन फिज़िक्स स्टार्ट करना होगा उसके पहले, है ना? तब हम एक दिन फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रखेंगे, तो आप लोगों को हम देखेंगे, सबके कैमरा ऑन करवाएँगे, देखेंगे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में कौन क्या पहन के आया है। वो सही रहेगा। अब आगे सुनो, ये समझ में आया, कई बार ये डायग्राम आपने रियल लाइफ़ में बताऊँ कहाँ देखा है? मैं बताता हूँ। बचपन में जब छोटे होते हो, तब टॉय कार बनाते हो। टॉय कार बनाई है कभी आपने? याद करो, बचपन में जब छोटे होते हो, तब इस तरह से वुड को कार्व करके, इस तरह से आप एक टॉय कार बनाते हो बिना इंजन की, और उसको चलाने के लिए फिर क्या करते हो? चलाने के लिए उसमें एक स्ट्रिंग बाँधते हो और फिर स्ट्रिंग को खींचते हो यहाँ। बहुत समझाना पड़ता है आप लोगों को हर चीज़ को डिटेल में, हैं? मैं तो सोच रहा हूँ कि आगे इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या हाल होगा आप लोगों का। खींचते हो इधर, अब बताओ क्या इधर खींचने पर क्या ये इधर उड़ जाती है, हवा में उड़ जाती है क्या? कार हवाई जहाज बन जाता है क्या? नहीं, कार तो कार ही रहती है। खींचते इधर हो, फ़ोर्स लगाते इधर हो, पर जाती कहाँ है? जाती कहीं और है। कहाँ जाती है? फ़ोर्स कहीं और लगता है, कार कहीं और जाती है। कार जाती है इधर। क्यों जाती है इधर? क्योंकि इस फ़ोर्स के 2 कंपोनेंट थे। एक था F cos थीटा जो डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, जो इस डायरेक्शन में लग के डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई करो ना डिस्प्लेसमेंट से, F cos थीटा इंटू S। एक तो क्या करते हो आप लोग, है ना, मेरी पूरी एनर्जी खींच लेते हो। क्लास स्टार्ट होने से लेके एंड के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई। जैसे मेरे लैपटॉप की बैटरी, मोबाइल की बैटरी ड्रेन हो जाती है, वैसी पूरी बैटरी आप मेरी मेंटल एनर्जी ड्रेन कर देते हो। इतना सा कॉन्सेप्ट समझाने में इतना टाइम, ज़रा से भी समझ में आ जाना चाहिए। एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब आप लोग 11th में आ चुके हो, बड़े बच्चे हो गए हो, तो आप लोग को जल्दी-जल्दी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एफ कॉस थीटा इंटू एस लिख दूँ अब मैं? और इसको लिख दूँ एस इंटू एफ कॉस थीटा, तो देखो क्या लिखा है मैंने अब। तरीका सिखाया कैसे लेना है बताओ? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कैसे लेना है सीखो ध्यान से। फिर से देखो, 2 वेक्टर दिखेंगे आपको, फिर से मैजिक, गायब हो जा सिम-सिम, ये देखो गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया, जो देखना है सिर्फ़ वो दिख रहा है। अब देखो 2 वेक्टर दिख रहे हैं ए और बी, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा, दिख रहा है एंगल थीटा? मुझे लेना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो क्या करूँगा बताओ? डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए, डॉट प्रोडक्ट लेने का प्रोसेस क्या है? पहला वेक्टर एज़ इट इज़ लो,
पहला वेक्टर एज़ इट इज़ लो और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में हो। कहाँ हो? जो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में। बताओ कौन-सा कंपोनेंट पहले वेक्टर के डायरेक्शन में है? b cos थीटा। तो बस उसको मल्टीप्लाई कर दो। पहला वेक्टर वैसे ही रहने दो और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले के डायरेक्शन में उसे मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका रिज़ल्ट हो गया। इसको हम क्या लिखें? ab cos थीटा। मतलब कल से आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। a इंटू b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम बस। वापस आ जा सिम-सिम, वापस ले आते हैं उन डायग्राम्स को। ये देखो वापस आ गए वो डायग्राम। अब आ गया समझ में? अब देखो अगर इससे ज़्यादा समझाऊँगा ना तो मैं खुद फिज़िक्स भूल जाऊँगा। तो मेरे ख़्याल से इतना समझ में आ जाना चाहिए इतना समझाने पर। अब इसे नोट कर लो, नोट करने की बारी आ चुकी है। हाउ विल वी डिसाइड व्हिच कंपोनेंट इज़ फर्स्ट वेक्टर? चिंता करना ही नहीं है। किसी को भी फर्स्ट वेक्टर ले लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर a इंटू बी कॉस थीटा करो या a कॉस थीटा इंटू बी करो, सब एक जैसा है। कोई चिंता नहीं करनी है यहाँ पर आपको। रिज़ल्ट आपको सेम मिलेगा। अब बिना चिंता किए और बिना मुझे परेशान किए इसे जल्दी से लिख लो। देखो कुछ लोगों को देखो कितने अच्छे हैं, वो लोग डिनर करने भी चले गए। हाँ, A का कंपोनेंट भी कर सकते हैं B के डायरेक्शन में। वो हो जाएगा A cos थीटा उसको मल्टीप्लाई करो B से, रिज़ल्ट हमें सेम मिलेगा। इसे नोट कर लिया सबने? बहुत बढ़िया। अब
आगे की स्टोरी नहीं करा नोट। 60 सेकेंड्स और दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने नोट कर लिया है तब तक वो जितना अभी तक लिखा है उसे जल्दी से 60 सेकेंड्स में रिवाइज कर लो। बहुत इजी इजी चीज़ें हैं, एक दो बार याद करोगे समझ में आ जाएगी। आओ अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो भी हमने देखा, रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमें मिलेगा स्केलर। रिजल्ट हमारे पास फाइनली एक स्केलर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव समझ में आता है? इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव मतलब ये a डॉट b is equal to b dot a, commutative in nature. It is also distributive in nature. It is also distributive in nature means ये समझ में आता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उसको इस तरह से, वो ब्रैकेट ओपन करके। स्क्रीनशॉट लेना है थोड़ा ऊपर, अब तो नहीं करेंगे ना ना ना। पहले हमने आपसे कितनी बार कहा है, हमने आपसे 101 टाइम्स कहा है कि सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना है। स्टेप नंबर 1 स्क्रीनशॉट लेना है, फिर लिखना है हमेशा। माउस खराब हो गया हमारा, ऊपर हो ही नहीं रहा है अब, क्या करें, माउस ही खराब हो गया हमारा, ऊपर कर ही नहीं पा रहे हम। अब आगे सुनो, वरना हम आपकी हेल्प नहीं कर देते। ऊपर हम ऊपर स्क्रॉल करते थे, वो स्क्रॉल हो ही नहीं रहा ऊपर, वो खराब हो गया, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई। द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स, दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बताओ? डायरेक्टली ए इंटू बी। क्यों? क्योंकि आप लिखोगे तो वही ए बी कॉस 0 डिग्री, पर कॉस 0 कितना होगा 1, तो डायरेक्टली ए इंटू बी। वो तो वैसे भी समझ में आता है कि भाई अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते तो हमारा वर्क डन कितना आता, थोड़ा ना कुछ अलग आता। फोर्स लगाया 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर, बताओ वर्क डन कितना होगा? 10 जूल। कैसे? सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, समझ में आता है? सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। अगर एंटी पैरेलल हुए तो एंटी पैरेलल समझता है, सबको एंटी पैरेलल समझ में आता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में क्या होगा बताओ? ए बी कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है? -1। वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा? माइनस ए बी। मतलब उस केस में डॉट प्रोडक्ट जाएगा माइनस ए बी। तीसरा, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हुए तो क्या करूं मैं बताओ? एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता भी है ना, आपको पता है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हो, जा इधर रहा है, तो इधर जाने में ग्रेविटी का कोई वर्क डन नहीं। ग्रेविटी कहाँ लग रहा है? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? आगे। ग्रेविटी ने कोई वर्क डन नहीं करा है। क्यों? ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर है, तो ग्रेविटी का वर्क डन इस डायग्राम में 0 होगा। क्या ये 3 पॉइंट्स, 3 प्रॉपर्टी समझ में आ रही है सबको? 3 4 पॉइंट्स जो भी बताए मैंने, पैरेलल, एंटी पैरेलल और 90 डिग्री, ये स्पेशल केस बताया मैंने आपको, और कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसे नोट कर लो। अच्छे बच्चों की तरह बिना मुझे परेशान करे इसे नोट कर लो। 90 डिग्री केस एक्सप्लेन कर दें फिर से। कॉस 90 डिग्री देखो, ए बी कॉस 90 डिग्री। चलो हम एक्सप्लेन कर देंगे, पहले ये नोट कर लो फिर एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें समझाने में भी हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। हम तो ये सोच रहे हैं आगे जब हम फिजिक्स की बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ेंगे,
बड़े-बड़े काम करेंगे, रोटेशनल मोशन और लॉज़ ऑफ मोशन, एसएचएम, वेव्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तब आप लोगों का क्या होगा? और आप लोगों का तो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ मेरा क्या होगा? मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा हर चीज़ को 2-2 3-3 बार? मैं तो वो सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ना एक सेशन ब्रेक ले लेना चाहिए, है ना? 2-3 महीने का ऐसा। जब भी ऐसा टॉपिक आएगा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने का सेशन ब्रेक ले लेना चाहिए और दूर कहीं हिमालय-विमालय पर चले जाना चाहिए। काम पीसफुल एनवायरनमेंट में। 0.3 समझ में नहीं आया, 0.123, 0.3 डिस्ट्रीब्यूटिव समझ में नहीं आया। ओह माय गॉड! देखो डिस्ट्रीब्यूटिव हम आपको समझाते हैं, बाकी सब पढ़ाई-लिखाई छोड़ के हम आपको अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझाते हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी, आपकी, हम सबकी फ़ेवरेट प्रॉपर्टी। सपोज़ करो कि आपके पास 2 वेक्टर्स हैं। ये क्या खुल गया भई? एचपी सपोर्ट असिस्टेंट क्या होता है? भूल जाओ, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे एग्ज़ाम्पल। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, हम समझाएँगे। ये है चिंकी और ये है मिंकी। चिंकी-मिंकी को देखा है आपने? ये है चिंकी और ये है मिंकी, और इनके साथ हमें लेना है एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव होने का मतलब पहली बार आप उस वेक्टर को चिंकी के साथ मल्टीप्लाई करो। पहली बार आप उस वेक्टर को क्या करोगे? चिंकी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और फिर अलग से साइलेंटली, बिना किसी को बताए, उस वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे और मिंकी से मल्टीप्लाई कर दोगे। पहले चिंकी और फिर आएगी मिंकी, और फिर बीच में एडिशन तो था ही। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा है। प्रोडक्ट में भी यही होता है। समझ में आ गया अब आपको? डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। और आई एम सरप्राइज्ड कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये भी नहीं पता। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ना नेगेटिव वाला एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मेहनत करो थोड़ी। ऐसा थोड़ा ना होता है, cos 180 डिग्री अभी हमने बताया -1। एक-एक पॉइंट बार-बार थोड़ी ना बताएँगे, आप लोग खुद ही समझ नहीं रहे हो कुछ भी चीज़ को। देखो, अल्टीमेटली ये है कि हम चीज़ों का लेवल डाउन करके आपको पढ़ा दें सिर्फ़ 11th और 12th के लिए, है ना? तो वो चीज़ तो आप वैसे ही कहीं भी नेट से पढ़ लेते हैं, तो इतने सारे वीडियो अवेलेबल हैं। हम आपको कुछ अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना? और आप चाहते हो बहुत बेसिक-बेसिक सरफेशियल लेवल का पढ़ाना है, तो वो तो नेट पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, कहीं से भी देख लो आप, सरफेशियल लेवल की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। हम यहाँ पे कोर कांसेप्ट जो जेईई एडवांस से रिक्वायर्ड होता है, वो पढ़ना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप ऐसे स्पीड स्लो करोगे, तो हम कैसे पढ़ाएँगे आपको बताओ? अभी देखो किसी ने कहा थर्ड पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिया अच्छा बन के। अब आप बोलोगे सर फिफ्थ पॉइंट नेगेटिव कैसे आया? तो यार थोड़ा तो आप खुद से ट्राई करो, हमने एक बार बता दिया था आपको cos 180 -1 होता है। cos 180 -1 होता है इसलिए ये -a भी आएगा। करो, ट्राई करो खुद से अब, एक-एक चीज़ नहीं बताएँगे हम। ये सब छोटे-मोटे लेवल की चीज़ें बतानी है तो वो तो कहीं से भी देख लो, वो तो सब जगह से मिल जाएगा वो छोटे-मोटे लेवल की चीज़ें फिर। हम थोड़ा हेवी आगे कोर कांसेप्ट जो चाहिए एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड होंगे, वो भी तो देखना है ना हमें फिर। भई आप हमारी पूरी कैपेबिलिटीज़ का यूज़ कब करोगे फिर ऐसे? आप हमसे सब बेसिक चीज़ें ही समझने बैठ जाओगे तो हमारी जो कोर कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको तो आप यूटिलाइज़ ही नहीं करोगे।
90 डिग्री वाला केस ही बता देता हूँ। देखो, जब 90 डिग्री पे 2 वेक्टर होंगे, आपको उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो वो आंसर होगा 0। ये देखो, ए और ये बी और ये 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री होगा तो बताओ आंसर क्या होगा हमारा? डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी कॉस 90 डिग्री, पर कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। तो मल्टीप्लाई करो, आपको वैल्यू मिलेगी 0। तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा कब? जब एंगल होगा 90 डिग्री। चलो, आज हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। कल कल मैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा इसके बारे में। कुछ और प्रॉपर्टीज़ मुझे डिस्कस करनी है, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, और फिर फाइनली मैं आऊँगा क्रॉस प्रोडक्ट पर। प्री रिक्विजिट है, ऐसे नींद से उठ के आधे कपड़ों में आके बैठ कर क्लास अटेंड नहीं करनी है ना? हम समझ गए, आप लोगों को देखकर, आप लोगों की हालत देखकर 3 बजे, साढ़े 3 बजे नींद से उठते हो आधे कपड़ों में, और उन्हीं कपड़ों में बैठ जाते हो क्लास अटेंड करने। तो इस तरह से क्लास अटेंड नहीं करनी है। जब भी आते हो फुल फॉर्म में आया करो। दूसरा पॉइंट, पहले एक बार अपनी तरफ से एडवांस में पढ़ के आया करो, ठीक है? वो देखो, जैसे ऋषभ को देखो, ऋषभ कुमार झा को देखो, कैसे वो अच्छे से सिंसियरली फेस पर स्माइल के साथ, देखो उसके फेस पर स्माइल देखो, फिजिक्स पढ़ते हैं तो यदि स्माइल होनी चाहिए, भले ही वो फेक स्माइल क्यों ना हो। अभी देख रहे हो कितनी फेक स्माइल थी उसके फेस पर, बट ऐसी स्माइल होनी चाहिए सब लोग के फेस पर कि हाँ, आज हमने कोई नया कंसेप्ट पढ़ा, मतलब आज हमें मजा आया, आज हमने कोई नया कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है? वैसी स्माइल के साथ बिल्कुल अच्छे से क्लास अटेंड करनी है, ठीक है? ये आधे अधूरे कपड़ों में, ठीक है, वैसे इधर उधर के ऐसे बैठ के क्लास अटेंड नहीं करनी है, ठीक है? हाँ, फुल फॉर्म प्लस फुल यूनिफॉर्म, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हमारी क्लास अटेंड करना है, तो बिल्कुल सही बात बताई गई है, इसी बैच वालों ने बताई है, फुल फॉर्म प्लस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी फुल यूनिफॉर्म, बहुत ज़रूरी है। इन दोनों में क्लास अटेंड करनी है अपने को, ठीक है? और नेक्स्ट रन पर आते हो तो ऐसे ही उठ के नहीं आना है, पहले एक बार अपनी तरफ से क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के आना है। मैं एक काम करूँगा, रैंडमली किसी को भी अनम्यूट कर सकता हूँ, है ना? जो भी आधे-अधूरे कपड़ों में दिखेगा, मैं रैंडमली उसे अनम्यूट कर दूँगा, है ना? जो भी ऐसा लगा कि इसने आधे कपड़े पहन के बैठा होगा, तो उसे अनम्यूट कर दूँगा, और फिर उससे मैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पूछूँगा, डॉट प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पूछूँगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हुँ, चलो ठीक है, इसको आज यहाँ पे पॉज़ कर रहे हैं, और आगे हम नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।